बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हमने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की। उसमें लेक्चर नंबर वन के अंदर पैटर्न्स सिलेबस और लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें हाई लो, उनके डिफरेंसेस, उनके बेनिफिट्स वो डिस्कस किए। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है विच इज़ गेटिंग स्टार्ट ऑफ सी। उसका पहला पैराग्राफ है, ठीक है, जो कि आप पढ़ने जा रहे हैं। आपने जो लैंग्वेजेस का टॉपिक पढ़ा था वो उस चैप्टर के एंड पे है, तो मैंने वो पहले इसलिए पढ़ाया कि वो ज़रूरी था, आपको पता तो चले लैंग्वेजेस होती क्या हैं, तो फिर ही आप उनकी हिस्ट्री और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। पहले मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में इसलिए थोड़ा बता दिया, तो वो लास्ट टॉपिक इसीलिए फिर हम लास्ट पे नहीं पढ़ेंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। चले, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस, और उसके बाद ये दो टॉपिक इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। दिस वन इज़ टॉपिक नंबर 1 एंड स्टेप वाइज अप्रोच टू डेवलप अ सी प्रोग्राम। दिस वन इज़ टॉपिक 2। आप लोग पहले हिस्ट्री, फिर आप उसको प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम जिसमें डिस्कस करेंगे। ले जी चलते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं जी। प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग। ओके, द रूट्स ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, जो आजकल जावा है, पाइथन है, मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद विजुअल बेसिक है, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, HTML है, PHP है। लेकिन इन तमाम मॉडर्न लैंग्वेज के जो रूट हैं वो अल गोल के साथ इंट्रोड्यूस इन 1960s, ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज थी, इसके साथ इनके लिंक्स हैं। तो पहली जो लैंग्वेजेस प्रॉपर आई थी वो 1960s में आई कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर। और अगर आप मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की बात करें तो ये 1952 में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जॉन वॉन न्यूमन थ्योरीज 1950s और 51s की वो थ्योरी है जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आप लोगों के साथ, या आपके टीचर्स ने आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। ओके, तो अलगोल यूज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, ये दो तरह की होती हैं बच्चों टेक्निक्स। एक होती है अनस्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक होती है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जो अलगोल थी वो स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो होते हैं वो फंक्शंस नहीं होते, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 में, आपकी इस बुक के चैप्टर 13 के अंदर इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। अलगोल इज़ पॉपुलर इन यूरोप, ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इन थी। उसके बाद इन 1967, ये 1960s की बात है, उसके 7 ईयर बाद मार्टिन रिचर्ड डेवलप अ लैंग्वेज कॉल्ड BCPL, ठीक है। ये लैंग्वेज का एब्रिविएशन आप देख लें, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक सेकेंड लैंग्वेज आई आफ्टर 7 ईयर ऑफ अलगोल। ओके, तो प्राइमरली BCPL इज डेवलप फॉर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जैसे आपके कंप्यूटर्स के अंदर यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, डॉस, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, आपके सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो 1970s, ठीक है, आफ्टर 67 के आफ्टर 3 years कैन थॉमसन, ये साइंटिस्ट, क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड बी लैंग्वेज। इसने एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट की जिसका नाम इसने क्या रखा, बी। तो हिस्ट्री शुरू हुई अलगोल से, फिर BCPL पे आई, उसके बाद बी लैंग्वेज आ गई। एंड बी इज़ क्रिएटेड फॉर यूनिक्स, एंड यूनिक्स वंस अगेन इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट आप लोगों को MCQs में आएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एट बेल लेबॉर्ट्रीज, AT&T बेल लैब्स का जिक्र आप हिस्ट्री ऑफ सी में ज़रूर पढ़ेंगे। तो उसके बाद बोथ BCPL एंड B वर टाइपलेस लैंग्वेजेस, ठीक है। ये टाइपलेस लैंग्वेजेस थी प्रोग्रामिंग करने के लिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा आपको सिंटैक्स और बहुत ज़्यादा लॉजिक्स फॉलो नहीं करने पड़ते थे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों के पास आ गया हिस्ट्री ऑफ सी, जो कि आपकी बुक के एक्चुअल क्वेश्चन है। ये पेज आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस किया कि आपको लैंग्वेजेस का थोड़ा पता चले। तो अब तक जो लेटेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है, बी लैंग्वेज है, जिसके बारे में बात हो रही। अब हम चलते हैं जी बी के बाद कौन सी लैंग्वेज, सी। तो आप लोगों को क्लियर तो हो गया होगा कि जनाब ये सी का वर्ड क्यों ड्राइव हुआ है। ये बेसिकली ये वर्ड इंस्पायर्ड है बी से, तो बी के बाद आ गई सी लैंग्वेज। तो इसीलिए MCQs आता होता है अक्सर एंट्री टेस्ट के बच्चों को, जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है जी हु इज़ द मदर ऑफ सी लैंग्वेज।
ठीक है। फादर तो डायनस रिची है, तो हु इज़ द मदर, मदर बेसिकली इज द बी लैंग्वेज, बिकॉज वो जो केन थॉमसन थे और डायनस रिची, दे वर टाइपिंग सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मशीन, तो मशीन अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट द इंफॉर्मेशन एक्चुअली इररेलेवेंट, द इंफॉर्मेशन एक्चुअली बैड, द लॉजिक वाज नॉट करेक्ट, सिंटेक्स वाज नॉट करेक्ट, बट उन्होंने जैसे टाइप करके वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास की, कंप्यूटर गेट और गेन दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइंटिस्ट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, एंड एट दैट पॉइंट दे सेड आज के बाद बी की बात नहीं होगी, आज के बाद सी की बात होगी, द सी इज अ मॉडर्न लैंग्वेज। ओके, जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब व्हाट इज जनरल पर्पस, याद करें ज़रा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 याद करें, उसके अंदर आप लोगों को टीचर ने पढ़ाए होंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स। क्या टर्म्स है, आम टर्म्स है, आम इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर। ये जो मेरे सामने पड़ा है ये कोई न्यूक्लियर सिस्टम कंट्रोल तो नहीं कर रहा, या ये एयर स्पेस को तो नहीं कंट्रोल कर रहा, ये जस्ट मेरी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जनरल पर्पस। कुछ डेडिकेटेड पर्पस सिस्टम्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए बनते हैं और वो वही करते हैं, ठीक है। ये जनरल पर्पस है जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में, जो नॉर्मली बैंक्स वगैरह में, सारे जनरल पर्पस हैं, कमर्शियल यूज़ के कंप्यूटर्स हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेज थी ये सी जनरल पर्पस लैंग्वेजेस हैं। ओके, डेवलप्ड बिटवीन 1969 and 1973 बाय डायनस रिची एट टी बेल टेलीफोन लेबॉर्ट्रीज फॉर यूज, ठीक है, इसीलिए इसको AT&T बेल भी बोलते हैं। और ये इस्तेमाल किस लिए हुई, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ हुई थी। आपको पता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वही आ गया, जो विंडोज़ वगैरह होती हैं इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं, तो ये इसका नाम है। और ये बनी कहाँ जी, आपकी बुक पे भी मेंशन है, AT&T बेल लैब्स, आपने बुक पे देखना है इसको, ठीक है। AT&T बेल लैब्स, इसके अंदर ये बनी लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज डिस्टेंडेंट्स ऑफ केन थॉमसन्स लैंग्वेज बी, मतलब ये लैंग्वेज जो थी इसको ड्राइव किया गया, ये इंस्पायर्ड थी किस लैंग्वेज से, बी से, दैट्स व्हाई बी इज मदर। द फर्स्ट सी प्रोग्राम लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स वाज पब्लिश्ड इन 1978 as the C programming language by Currigins and Ritchie's K&R इसका वर्जन था, ठीक है, जो कि 1978 के ऊपर आया था। इसके और भी कंपैरिजन है, वो भी आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इन तमाम टर्म्स का जिक्र है, इसलिए ये तमाम टर्म्स यहाँ पे एलेबोरेट हो रही हैं। ओके, ANSI सी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी, ये जो ANSI सी थी दैट वाज द वर्जन ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है, ये उसका नाम था, वाज द सेकंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका सबसे पहली कौन सी थी, वो थी K&R, जो सेकंड थी वो कौन सी थी, ANSI। ओके, और ये स्टैंडर्ड्स के पब्लिश हुए कब, 1989 में, वो 1978 में थी, 89 से उसके कोई 11 और 10 ईयर्स बाद। उसके बाद ISO अप्रूव्ड ANSI सीज 1990s, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक इंस्टीट्यूशन है। वंस अगेन आप कहेंगे सर आप चैप्टर 1 की बहुत, फर्स्ट ईयर की बहुत रेफरेंस दे रहे हैं, बिकॉज ये सारी टर्म्स आप वहाँ पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स, उसके अंदर हम नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, और नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ नेटवर्किंग गवर्निंग बॉडीज़ भी थी, ANSI, ISO, टेलीकोडिया, ITUT, इस तरह की डिफरेंट किस्म की वो बॉडीज़, गवर्निंग बॉडीज़ थी। उनके अंदर ISO जो दुनिया के अंदर किसी चीज़ के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट भी करवाते हैं और उनकी चेक एंड टेक केयर भी करते हैं। ओके, तो इन्होंने भी एक जो पहला आया था ISO से, वो ANSI 1990s में, और द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज इन C11, ठीक है, जो C11 है आजकल, इसका लेटेस्ट वर्जन मार्केट के अंदर मौजूद है। ये है जी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो ये डायनस रिची हैं जी, 1941 में पैदा हुए, 2011 में इनकी डेथ हुई। ही इज़ actually the father of C language and modern C language also। इसका लेटेस्ट वर्जन 2018 में भी आया आफ्टर द डेथ ऑफ डायनस रिची, इसके ऊपर काम जारी, बट क्योंकि ये फादर हैं उसके तो सारा डेडिकेट इन्हीं को ही हो रहा है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है जी स्टेप वाइज अप्रोच। मैं वापस आपको एक दफ़ा इस स्लाइड पे लेके चलूँगा, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने लगे हैं स्टेप वाइज अप्रोच टू डेवलप अ सी प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गई स्टेप वाइज अप्रोच, इसको बिल्कुल यहाँ पे हेडिंग दे लें जी, स्टेप वाइज अप्रोच, ठीक है, स्टेप वाइज। अच्छा सर अप्रोच बहुत मुश्किल है, तो बेटा मेथड लिख लें, ठीक है, आप स्टेप वाइज मेथडोलॉजी लिख लें, स्टेप वाइज टर्मिनोलॉजीज लिख लें, कुछ भी आप जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटी सी 2 टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, विच इज़ सोर्स प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये मेरे पास मैं कोई कोड लिख रहा हूँ, मैं कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं ये सोर्स प्रोग्राम्स है। जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको कन्वर्ट कर देते हैं 0 1 1 1 1 0 0 0, तो इसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स है। तो मशीन जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को समझती है बेसिकली। तो ये टर्म समझ आई, बुक से पढ़ते हैं जी। सोर्स प्रोग्राम्स क्या आते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड सोर्स, और इनको हम अदर वर्ड में सोर्स कोड भी कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड दे आर कॉल्ड सोर्स कोड्स, ओके। उसके बाद अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये मशीन लैंग्वेज 0 0 1 1 0 1 and object programs also called object codes, okay। machine language is called native language of computer। native language है, जैसे हमारी जो native language है वो उर्दू है, तो जो कंप्यूटर की native language है वो बेसिकली द machine language which computers can easily understand, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली रन्स ऑन द कंप्यूटर। जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स है, हम जितना भी प्रोग्राम बनाते हैं ना वो कन्वर्ट होते हैं। मैं अभी जब इसके स्टेप वाइज अप्रोच आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें मैं समझा दूँगा। तो राइट नाउ आपको टर्म क्लियर होगी, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। written by me, written by software engineer, written by programming is called source code, and then they source code actually translate into 0110, and the code actually called object code, and machine understand और computer understand object code only, okay। तो वापस चलते हैं जी। ये हमारे पास स्टेप वाइज अप्रोच है। सबसे पहले जो है वो आप अपना एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखना सिखाऊंगा, जिसको हम सोर्स फाइल भी कहते हैं। दिस इज once again source code, this is once again source program, ठीक है। ये सोर्स फाइल, सोर्स प्रोग्राम, सोर्स कोड, ये एक ही बात है जिसकी आपके साथ डिस्कशन हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप कीबोर्ड के ऊपर Alt+F9 का बटन प्रेस करते हैं तो वो कंपाइल हो जाता है। तो मैंने अभी कहा था कि कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर चले, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ये वाला जो प्रोसीजर है ना बच्चों, ये असल में कंपाइल है। आपका जो कोड लिखा गया है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? 0110 के अंदर, तो इसको हम कंपाइलेशन कहते हैं। और ये परफॉर्म कौन करते हैं? कंपाइलर्स, जो कि हमारा टॉपिक है इसी बुक के अंदर, उनको हम बाद में देखते हैं, ओके। तो वो जो आपका पूरा का पूरा कोड है वो क्या हो गया? कंपाइल हो गया। कंपाइल होने से बाद वो सोर्स कोड से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ओके। उसके बाद ये आप नेक्स्ट जब हम इसको चलाते हैं तो आप लोगों के पास सिंपल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फाइल्स आ गई। स्टेप 1 आपने सोर्स कोड लिखा, स्टेप 2 वो ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा, और कंपाइल होने के बाद स्टेप 3 पे आ जाएगा, जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल्स कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो .obg फाइल्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, ये भी मशीन को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होती। मतलब ये कन्वर्ट हो जाती हैं उस फॉर्मेट के अंदर, 0110 फॉर्मेट्स के अंदर, बट मशीन अभी भी इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर आप लैंग्वेज लिखेंगे, जिसके अंदर आप प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पूरा IDE इंस्टॉल करवाऊंगा। आपने अपने अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स को रेडी कर लेना है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट जो हमारी क्लास है नेक्स्ट डे, उसके अंदर मैं आपको पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर समझाऊंगा। आपने उसको अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करना है और हमने कोडिंग शुरू कर देनी। अच्छा, तो जब हम कोई कोड लिखते हैं वो कन्वर्ट तो हो गया सोर्स से ऑब्जेक्ट में, लेकिन मशीन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के अंदर कुछ अपनी लाइब्रेरी फाइल्स भी होती हैं। उन लाइब्रेरी फाइल्स को आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, इधर से आई सोर्स आई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मशीन के लिए नहीं है, लेकिन कुछ पॉकेट्स में लाइब्रेरी फाइल्स, जिनको मैं पॉकेट फाइल्स कहता हूँ, वो लिंक होंगी ऑब्जेक्ट के साथ, तो एक नई फाइल बनेगी जिसको हम .exe फाइल कहते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आप लोगों के पास आ गई ऑब्जेक्ट फाइल, और उसके बाद ये फाइल यहाँ आ गई, लेकिन साथ ही कुछ हेडर फाइल्स, ये हैं वो पॉकेट फाइल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पॉकेट फाइल्स लिंक होंगी आपकी, जिस प्रोसीजर को हम लिंकिंग कहते हैं, और ये परफॉर्म कौन करता है? लिंकर परफॉर्म करता है। व्हाट इज लिंकर? लिंकर बेसिकली इज अ प्रोग्राम। जब आप इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे ना कंप्यूटर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है लिंकर। तो लिंकर भी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स, उनको आपस में लिंक करता है। दिस प्रोसीजर एक्चुअली कॉल्ड लिंकिंग। ये बोर्ड में आता है। व्हाट इज लिंकर? लिंकर इज अ प्रोग्राम
who link the object files and library files together and produce a new file which is called .exe files. असल में जो कंप्यूटर की चलने वाली फाइल होती है बच्चों वो .exe फाइल होती है, इसलिए उसने बताया जी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप लोगों के सामने गौर करें ज़रा, वो क्या आ गई, वो 001101 आ गई। इसके बाद आप जनाब Alt+F9 करेंगे तो ये सारी की सारी फाइल्स होती हैं ये लोड हो जाती हैं, किस में लोड हो जाती हैं, CPU में। और आपको बताऊं आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 में तीसरे या चौथे पेज के ऊपर ये हेडिंग होगी लिंकर के फौरन बाद लोडिंग। तो ये लोडिंग होती है, अगर ये लोडिंग ना हो तो आपकी जो फाइल है वो रैम से CPU तक नहीं पहुंचेगी। अब व्हाट इज लोडिंग? लोडिंग बेसिकली जैसे लिंकिंग इज प्रोसेस टू combining object files and library files is called linking, and who's linker perform this, and what is linker is a small program। okay, अब आते हैं the files from the RAM to the CPU register, chapter 5 first year general purpose register, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़े थे IR MAR MBR, they are registered। and what is register basically internal memory of the CPU। आपकी इंस्ट्रक्शन आपका कोई भी डेटा रैम से होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड रजिस्टर्स के पास जाता है, और रजिस्टर्स में लोड होने के बाद ही फिर उसका अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। सो लोडिंग इज अ प्रोसीजर जिसमें आपका जो कोड है विल बी लोड इनटू द CPU रजिस्टर्स। And who perform this? Loader। and what is loader? Loader is a program which is a built-in program of that software जो आपने already installed किया है, which perform this procedure। and what this procedure actually called? This procedure is called loading। ठीक है, तो ये लिंकिंग, लिंकर, लोडिंग, उसके बाद लोडर, ये दो टर्म्स क्लियर होंगी। और बेटा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो आप लोगों के पास लिंकिंग और ये आप लोगों के पास जो लोडिंग है, ये दोनों के दोनों जो प्रोसीजर्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, आपको इनके लिए कुछ शॉर्टकट की प्रेस करने की जरूरत, जैसे यहाँ पे आपको Alt+F9 प्रेस करना पड़ा ना फाइल को कंपाइल करने के लिए, इनके लिए आप गौर करें, मैंने इसीलिए यहाँ पे कोई इसकी शॉर्टकट की नहीं लगाई, क्योंकि और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्रोसीजर हो रहा है बच्चों, ये वाला ये यहाँ तक, इस सारे प्रोसीजर को हम कंपाइलेशन कहते हैं। और कंपाइलेशन के बाद फिर लोडिंग होती है। ओके, लोडिंग होगी तो आपका जो डेटा जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, जो उसके लिए आपने कोड बनाया, जो कि आप इंशाल्लाह अगली क्लासेस में बनाना सीखेंगे, वो CPU में पहुंच गया। और CPU में पहुंचने के बाद आप Alt+F5 प्रेस करते हैं तो आपके पास यूज़र स्क्रीन आ जाती है। दो डिफरेंट स्क्रीन हैं, ये समझ लें कि ये यहाँ तक ये जो आप लोग लिख रहे हैं ये एक स्क्रीन है, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ मैं इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करूँगा, ये सारा एक है। ठीक है, और ये आप लोगों के पास जो होती है आउटपुट स्क्रीन, ये तीसरी टर्म्स है। यहाँ पे आपके बच्चों आते हैं रिजल्ट्स, इसीलिए उसको हमने आउटपुट कहा। तो इसको हम सोर्स फाइल्स भी कहते हैं, सोर्स स्क्रीन कहते हैं, और इसको हम ऑब्जेक्ट स्क्रीन भी कहते हैं या आउटपुट स्क्रीन भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके रिजल्ट्स आएंगे। मतलब मैं कंप्यूटर को कहता हूँ ये A है ये B है, दोनों को जमा कर दें, तो ये मेरी सोर्स है। वो जमा करके हमें कहेगा जी मैंने कहा A5 है B 10 है, इनको जमा करें। जब वो जमा करेगा तो इसके रिजल्ट्स आएंगे, वो 15 आएंगे। अब 15 जिस स्क्रीन पे आ रहा है वो रिजल्ट्स है, वो आउटपुट स्क्रीन है जो कि आप नॉर्मली यूज़ करेंगे, और ये दोनों हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये वो टर्म्स हैं। ठीक है, लोडिंग, लिंकिंग, प्रोसेसर में CPU जो आपका कंप्यूटर है, उसके बाद ये उसको रन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपकी फाइल होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, चल जाती है। इसके साथ आपकी बुक में दो पॉइंट और भी हैं जो कि आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मैं आपको वो पढ़ा दूँ। इधर आ जाते हैं जी, उसमें क्या है जी, आप लोगों की बुक में लिखा होगा जी क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, तो बेटा ये जो टर्म है क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, असल में ये टर्म यही है राइटिंग अ सोर्स फाइल्स। आप प्रोग्राम पहले बनाएंगे, पूरा किस में बनाएंगे, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाऊंगा आपके लैपटॉप के, उसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद फिर हम जो दूसरा स्टेप करते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम फिर सेव करते हैं, विच इज कॉल्ड सेविंग अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जो होता है वो आपको पता है जी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है रैम के अंदर, तो रैम से हम उसको शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में शिफ्ट करने का मतलब ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो परमानेंटली स्टोर हो सके, परमानेंटली होल्ड हो सके। आप उसको जब मर्जी उसकी जो बिन फाइल्स हैं या उसकी टर्बो सी के जो फोल्डर्स होते हैं वहाँ से उसको एक्सेस कर सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2।
एंड देन आप लोगों के पास जो है वो ये सारा का सारा स्टेप्स आते हैं, कंपाइलेशन प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स, लिंकिंग फाइल। अब लिंकिंग जो है तो ये आपकी बुक में ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसके एंड पे भी होगा था जी, डॉट एक्सी क्रिएट कौन करता है, तो वो लिंकर क्रिएट करता है। ये उसके एमसीक्यूज है, मैं इनको भी एक लेक्चर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूटेबल बनती है, एग्जीक्यूटेबल फिर लोड होती है, लोड होने के बाद तो ये आपकी बुक में ऐसे ही है, राइटिंग अ प्रोग्राम, सेविंग अ प्रोग्राम, उसके बाद जनाब कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, लिंकिंग अ प्रोग्राम, लोडिंग अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटिंग बेसिकली यहाँ हो रही होती है, जिसका मतलब है आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम जो एग्जी फाइल है वो अब वर्क परफॉर्म कर रही है। एग्जीक्यूटिंग के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर आपके रिजल्ट्स ही आते हैं। दिस इज़ एक्चुअली स्टेप वाइज मेथड, दिस इज़ एक्चुअली स्टेप वाइज अप्रोच कि जब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो वो कितने फेजेस में से गुजर के जा रहा होता है। आपकी बुक के अंदर ये वाली जो शेप है ये वर्टिकल्स में है, ठीक है, ऐसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ पे ये ऐसे है। ये सेम डायग्राम इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आपको विजुलाइज करके इन्फॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड करवाया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको आपके सवालों के जवाब दूँगा। एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह।